हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ कहाँ पे यूज होता है? ये होता है इलास्टिसिटी में। और इलास्टिसिटी क्या होती है कि अगर आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके ऊपर आपने एक फोर्स लगाया तो उसका शेप और साइज, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक, इसके ऊपर आपने फोर्स लगाया एफ एक्सटर्नल, तो ये क्या करेगा, इसका शेप और साइज चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने एफ एक्सटर्नल को हटाया तो सपोज आपके पास अ, ये है इसका ओरिजिनल शेप, ठीक है, यहाँ पे एफ एक्सटर्नल क्या है, जीरो है, और आपने फोर्स लगाया यहाँ पे तो इसका शेप ऐसे चेंज हो गया। लेकिन अब आप अगर एक्सटर्नल फोर्स को जीरो कर दो, एक्सटर्नल फोर्स को जीरो कर दोगे तो फिर से यही शेप इसका आ जाएगा जो था। तो इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है इलास्टिसिटी, ठीक है। होता क्यों है ऐसा? क्योंकि जैसे आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, अंदर एक इंटरनल फोर्स जनरेट हो जाएगा जो कि जो बाहर फोर्स लग रहा है उसका विरोध करेगा। जैसे ही आप इस फोर्स को जीरो कर देंगे, एक्सटर्नल फोर्स जो आप लगा रहे थे उसको जीरो करेंगे, तो फिर से ये ओरिजिनल शेप और साइज में ऑब्जेक्ट आपका आ जाएगा। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है इलास्टिसिटी। और इसमें एक टर्म होता है जिसको बोला जाता है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? इंटरनल फोर्स अपॉन एरिया, तो एफ बाई ए, ठीक है। और एक होता है आपके पास स्ट्रेन। स्ट्रेन होता है रिलेटिव चेंज, रिलेटिव चेंज इन शेप और साइज, रिलेटिव चेंज, ठीक है। रिलेटिव चेंज जो होगा उसी को बोला जाता है, मतलब आपने फोर्स लगाया कितना चेंज हुआ उसी को बोला जाएगा स्ट्रेन। अब क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि क्या स्ट्रेस और स्ट्रेन में कोई रिलेशन है? आपने फोर्स लगाने से कितना स्ट्रेन चेंज होगा, स्ट्रेस कितना होगा तो कितना स्ट्रेन चेंज होगा, है ना? क्या इन दोनों में रिलेशन है? आंसर है यस, एक रिलेशन है। और वो रिलेशन जो है वो दिया था हुक्स ने, इसीलिए इसको बोला जाता है हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ क्या बोलता है? हुक्स लॉ बोलता है कि अगर आपके पास स्ट्रेस बहुत थोड़ा है, स्ट्रेस का मान क्या है, बहुत ही कम है, मतलब आपने एक्सटर्नल फोर्स बहुत ज़्यादा नहीं लगाया, बहुत ज़्यादा लगा दोगे, सपोज आपके पास एक स्प्रिंग है, यहाँ पे समझने के लिए, ठीक है, तो अगर आपने थोड़ा सा फोर्स लगाया एफ एक्सटर्नल तो क्या होगा, स्प्रिंग की लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे ही आपने एफ एक्सटर्नल जीरो कर दिया, यानी एक्सटर्नल फोर्स जो आप लगा रहे थे जीरो कर दिया, इसको खींचा मैंने इधर, और इसको मैंने अगर जीरो कर दिया तो ये फिर से अपने इसी शेप में आ जाएगी। लेकिन अगर एफ एक्सटर्नल का मान बहुत ज़्यादा है, मतलब क्या है कि मान लो स्प्रिंग को हमने क्या किया, बहुत ज़्यादा खींच दिया, बहुत ज़्यादा खींच दिया। अब अगर आप इसको छोड़ दोगे स्प्रिंग को तो ये फिर से अपने इस पोजीशन में नहीं आएगी, फिर से अपने इस पोजीशन में कभी नहीं आएगी, है ना? तो इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या होता है? तो यहाँ पे हमने स्ट्रेस दिया या एक्सटर्नल फोर्स दिया इलास्टिक लिमिट के अंदर, तो क्या करेगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन में एक रिलेशन होगा। लेकिन जैसे ही आपने इलास्टिक लिमिट के बाहर फोर्स दे दिया, तो इलास्टिक लिमिट के बाहर फोर्स दे दिया तो वो ऑब्जेक्ट अब फिर से इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि विद इन इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस इज, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, इलास्टिक लिमिट के अंदर, मतलब इस वाले केस में जब आपने स्प्रिंग को खींचा और छोड़ दिया तो स्प्रिंग अपने वो थोड़ा बहुत ऑसिलेट करके फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ गई। तो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसी लॉ को बोला जाता है हुक्स लॉ। विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब इसको डिटेल में देख लेते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है प्रोवाइडेड द स्ट्रेन इज स्मॉल द स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। तो मतलब क्या है कि फोर्स जो आप लगा रहे हो वो अगर बहुत स्मॉल है, प्रोवाइडेड द स्ट्रेन इज स्मॉल, तो फोर्स कम लगाओगे तो स्ट्रेन भी कम होगा। तो प्रोवाइडेड द स्ट्रेन इज स्मॉल द स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। आपको पता है तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी है, तो प्रोपोर्शनैलिटी जब भी हटाओगे एक कांस्टेंट आएगा, है ना? तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू ए कांस्टेंट, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू ए कांस्टेंट। और इसी कांस्टेंट को बोला जाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या इलास्टिक कांस्टेंट। क्या बोला जाएगा? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और इलास्टिक कांस्टेंट, ठीक है। तो अब ये कितने प्रकार के होंगे? जितने प्रकार के
जितने प्रकार का आपके पास स्ट्रेस होता है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस रहेगा, फिर नॉर्मल स्ट्रेस था और फिर आपके पास शेयरिंग स्ट्रेस था। ठीक है, तो 3 प्रकार के हमारे पास कांस्टेंट होते हैं। तो इसको देख लेते हैं। करस्पॉन्डिंग 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन पढ़ा है हमने। ठीक है, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। 3 प्रकार के हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। पहला है यंग्स मॉडुलस करस्पॉन्डिंग टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यंग्स मॉडुलस है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग, यानी अगर आपके पास एक रॉड है उसके लेंथ के डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जनरेट होगा। फिर दूसरा हमारे पास है बल्क मॉडुलस करस्पॉन्डिंग टू वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग क्या होता है? बल्क मॉडुलस। वॉल्यूम स्ट्रेन का दूसरा नाम है क्या? नॉर्मल स्ट्रेन। फिर उसके बाद हमारे पास है तीसरा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी करस्पॉन्डिंग टू शेयरिंग स्ट्रेन। तो शेयरिंग स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग जो होता है इलास्टिक कांस्टेंट, उसको बोला जाता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो ये हम लोगों ने देख लिया हुक्स लॉ के बारे में।